नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति अपनी YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ पहला है उसका जो 5वां भाग है, जिसके अंदर हम मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद अपना जो मौर्य समाज है वो पूर्ण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना मौर्य प्रशासन। अब देखो अपने आता है मौर्य प्रशासन, यानी मौर्यों का प्रशासन किस हिसाब का था वो देखेंगे। अब मौर्यों का जो प्रशासन था वो क्या था? केंद्रीकृत शासन था। ठीक है, इनका जो शासन था वो था केंद्रीकृत शासन। अब शासन चाहे कोई भी हो, उसको चलाने वाला कौन होता है? एक व्यक्ति, राजा। अब राजा होता था, राजा को सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन फिर भी राजा क्या है? निरंकुश नहीं होता था। राजा निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश का अर्थ होता है कि राजा किसी ना किसी के अधिकार में होता था। तो इनका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत शासन था और राजा जो था निरंकुश था। अब खाली राजा कुछ नहीं कर सकता। ठीक, राजा के लिए क्या है कि मंत्रिमंडल साथ में होना जरूरी है। मंत्रिमंडल अगर नहीं होता तो राजा अकेला प्रशासन नहीं चला सकता। तो कौटिल्य जो है, जो चाणक्य था, जिसको चाणक्य बोल सकते हैं, इसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके अंदर इसने क्या है? मौर्य प्रशासन को 7 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 7 भाग। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं देखो। पहला जो आता है वो आता है अपने राजा। पहला जो आएगा वो आएगा राजा। राजा के बाद में अमात्य, यानी जो मंत्री परिषद होती थी वो। उसके बाद में जनपद, जो राज्य थे वो। फिर राजा के लिए दुर्ग जरूरी है, दुर्ग भी होता था। दुर्ग के पास में बाद में कोष, धन भी चाहिए। राजा को प्रशासन चलाने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और सेना के साथ में उसका मित्र भी जरूरी है। तो ये 7 भाग कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर बांट रखे थे। अब ये जो मंत्रीगण जो थी इनकी, यानी जो मंत्रिमंडल होता था, यानी ये क्या करता था? सेनापति, और मुख्यमंत्री व पुरोहित की क्या करता था? नियुक्ति करता था। लेकिन मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति ये क्या करता था? इसके लिए भी, जैसे आज के टाइम में आप 10th कर रहे हो तो 10th के लिए आपको क्या है? पेपर देने की जरूरत पड़ती है। तो इनके लिए भी पेपर हुआ करता था। वो किसका हुआ करता था? इनके चरित्र परीक्षण हुआ करता था। इनके चरित्र की परीक्षा ली जाती थी। ये चरित्र परीक्षण में क्या है? सफल होते, तब क्या है? इनको मुख्यमंत्री या पुरोहित की जो उपाधि है वो दी जाती थी, या जो जॉब है वो दी जाती थी। और इस चरित्र परीक्षण को, इस एग्जाम को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। तो ये था मौर्यों का प्रशासन। अब आगे जो है इसके जो अलग अलग भाग है कि कहां पर कौन सा प्रशासन चलता था वो देखेंगे। अब पहला जो आता है वो अपने आता है केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन जो है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर केंद्रीय प्रशासन को
18 विभागों में बांट रखा है। केंद्रीय जो प्रशासन है इसको 18 विभागों में बांट रखा है और इन 18 विभागों को क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। कौटिल्य जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसने केंद्रीय प्रशासन को 18 भागों में बांटा और 18 भागों के, जैसे आज अपने राजस्व विभाग अलग है, वित्त विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, उसी हिसाब से अर्थशास्त्र में इसने भी क्या है 18 विभागों में बांटा और जो 18 विभाग थे उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और जो इसका जो अध्यक्ष होता था, उसको महामात्र कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था महामात्र। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ, इसके अंदर जो सबसे 18 विभागों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे वो कौन कौन से होते थे? देखो, पहला अपने आता मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति और चौथा युवराज। इन तीर्थों के अंदर मुख्य रूप से जो थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये 4 मुख्य तीर्थ थे मौर्य के केंद्रीय प्रशासन के अंदर। ये 4 मुख्य हुआ करते थे। अब इसके बाद अगला देखो, अगला अपने जो आता है वो आता है समाहर्ता। समाहर्ता का अर्थ होता है इकट्ठा करना। जैसे आज के टाइम में अपना होता है वित्त विभाग, तो समाहर्ता का कार्य क्या होता था? कुछ कार्य होते थे इसके, राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। यह काम होता था समाहर्ता नामक अधिकारी का, कि राजस्व एकत्र करना, टैक्स वगैरह, आय व्यय का ब्यौरा, लेन देन और वार्षिक बजट यानी साल में कितना खर्च करना है, ये सारा काम होता था समाहर्ता नामक अधिकारी। ये भी क्या है? प्रशासन के अंदर एक मुख्य भाग था। अगला जो आता है वो आता है सन्निधाता, जिसको आप बोल सकते हो कोषाध्यक्ष। इसका क्या होता था कि कोष गृह और अन्नागार बनवाना। सन्निधाता कोषाध्यक्ष का क्या था? कोष गृह जहां पर खजाना रखता है वो, और अन्नागार जहां अन्न रखने की जगह होती है वो चीजें बनवाना। अब इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के कोषाध्यक्ष आते थे और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसके अंदर छब्बीस कोषाध्यक्षों का उल्लेख अपने को, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य की, उसके अंदर अपने को 26 कोषाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अब मुख्य जो कोषाध्यक्ष आते हैं वो देखो कौन कौन से थे। एक तो शीताध्यक्ष होता था जो कृषि वाले क्षेत्र के अंदर देखता था।
एक पणियाध्यक्ष ये देखता था अपने व्यापार, एक होता था अपने सूत्राध्यक्ष ये देखता था अपने कताई बुनाई, एक होता था लोणाध्यक्ष जो बुचड़खाना देखता था, एक होता था विविधाध्यक्ष जो चारागाह देखता था, लक्षणाध्यक्ष इसका काम होता था। तो ये कुछ अध्यक्ष हुआ करते जैसे सीताध्यक्ष जो कृषि देखता था, पणियाध्यक्ष जो व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लोणाध्यक्ष बुचड़खाना, विविधाध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा जारी करता था। तो इसी हिसाब से और भी जो अध्यक्ष थे वो थे, कुल 26 अध्यक्ष का उल्लेख अपने को मिलता है। अब आगे अगर देखें तो अगला अपना जो टॉपिक आता है मौर्य प्रशासन के अंदर अगला अपने आता है प्रांतीय प्रशासन। और अशोक के समय में 5 प्रांतों का अपने को क्या है उल्लेख मिलते हैं। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे देखो, पहला जो प्रांत अपना आएगा वो आएगा उत्तर के अंदर तक्षशिला। सेकंड नंबर अगर अपन देखें अवंती राष्ट्र जिसको उज्जैनी बोलते थे। तीसरा कलिंग, तोसली। उसके बाद दक्षिणापथ जिसको सुवर्णगिरी कहते हैं। और अंतिम जो अपने आता है वो था मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था ये, यानी अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिसके अंदर उत्तर में दक्षिला, अवंती राष्ट्र उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र। अब जो प्रांत का जो अध्यक्ष हुआ करता था, प्रांत का जो अध्यक्ष होता था वो कुमार या फिर आर्यपुत्र होता था। यानी प्रांतों के ऊपर जो शासन करता था वो कुमार या फिर आर्यपुत्र हुआ करता था। उसके बाद प्रांत जो थे ये विषय में बटे हुए थे और इनके ऊपर जो शासन है वो करते थे विषयपति। यानी ये क्या हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष आप मान सकते हो। केंद्र था वो प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत जो है वो विषय के अंदर बटा हुआ था और इन विषयों के ऊपर जो थे वो विषयपति अधीन होते थे। उसके बाद जिले का जो प्रशासनिक जो अधिकारी होता था, जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको स्थानिक बोलते थे। और साथ में ये क्या है
समाहर्ता के अधीन हुआ करता था। यानी जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको स्थानिक बोलते थे, और ये क्या समाहर्ता के अधीन हुआ करता था। उसके बाद में जो सबसे छोटी इकाई थी, यानी प्रशासन की जो छोटी इकाई थी, उसका जो मुख्य होता था, उसके मुखिया को गोप कहते थे। यानी प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी, उसका जो मुख्य होता था वो गोप होता था। और ये क्या करता था, 10 गांवों पर शासन करता था। ये जो गोप होता था, ये 10 गांवों के ऊपर शासन करता था। ये हो गया प्रांतीय शासन। अब अपना आता है नगर प्रशासन। अगला जो अपना आता है वो आता है नगर का शासन। मेगास्थनीज था जो राजदूत बन के आया था, मेगास्थनीज। इसके अनुसार जो है नगर का जो शासन प्रबंध था, नगर का जो शासन प्रबंध था, ये 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ठीक है, 30 सदस्यों का जो एक मंडल है वो करता था। और ये जो है ये 6 विभागों में बटा हुआ था। ये जो 6 सदस्य, ये जो 30 सदस्य थे, ये 6 भागों में बटे हुए थे, 5-5 केस। ठीक है, अब इनमें से देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। पहली जो विभक्ति थी, प्रथम जो समिति थी, ये देती थी उद्योग शिल्प। यानी उद्योगों के ऊपर जो नजर है वो प्रथम समिति हुआ करती थी, वो रखती थी उद्योग शिल्प का निरीक्षण। ये था प्रथम समिति के हाथ में। जो द्वितीय समिति थी, इसका कार्य था विदेशियों की देखरेख। जो दूसरी समिति थी, उसका काम था विदेशियों की देखरेख। फिर अपने आती है तीसरी समिति। इसका कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा। एक हिसाब से तुम कह सकते हो पॉपुलेशन काउंटिंग। फिर अपने जो चौथी समिति आती है, इसका कार्य था व्यापार और वाणिज्य देखना। जो अपनी चौथी समिति थी, उसका काम था व्यापार और वाणिज्य देखना। फिर अपनी 5वीं समिति आती है। पांचवी जो समिति थी, उसका काम था निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता जांच करना। यानी कोई चीज बढ़ जाती थी, ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता जांच करते थे कि वो चीज कैसी बनी हुई है। और जो छठी समिति जो थी, उसका काम था कि बिक्री मूल्य का 10वां भाग जो होता था, वो कर के रूप में वसूलना।
छठी जो समिति थी उसका काम था बिक्री मूल्य, यानी मान लो कोई चीज 10 रुपए में बिकी थी तो 10वां भाग यानी 1 रुपया वो क्या करते थे, कर के रूप में वसूलते थे। और प्रत्येक समिति में क्या है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य अपने होते थे। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे। अब आगे अगर देखें तो आगे आती है अपने न्याय व्यवस्था, कि मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था थी वो किस हिसाब की थी। अब अगर न्याय व्यवस्था देखें मौर्यों की, सॉरी सैन्य व्यवस्था पहले आएगी अपने सैन्य, यानी मौर्यों की जो सैनिक व्यवस्था थी वो किस हिसाब की थी। इसके लिए भी 6 विभाग थे। सेना के लिए भी क्या है, 6 विभाग थे। सॉरी 6 समिति हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो 6 समितियां हैं इनके अंदर प्रत्येक के अंदर क्या है, प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। पर 6 समिति थी, 6 समिति के अंदर प्रत्येक के अंदर क्या है, 5 समिति हुआ करती थी। और ये जो ये 6 समितियां हैं ये क्या है, सेना के 5 विभागों के अंदर बंटी हुई थी। 6 समितियां थी, 6 समितियों के अंदर प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। और साथ में 6 समितियां जो थी ये सेना के 5 विभागों के अंदर विभाजित हुई थी। और ये 5 विभाग कौन कौन से थे, इसके अंदर देखो, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना, इनके अंदर ये 5 विभाग बटे हुए थे। यानी जो 6 समितियां थी 5 सदस्य थे, और जो 6 समितियां थी 5 विभागों में विभाजित थी। और ये जो 5 विभाग थे इनके अंदर भी 5 अलग अलग विभाग हुआ करते थे, जिसके अंदर पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये था सैन्य व्यवस्था इनका। और इसके अंदर देखो जो सैनिक प्रबंध का अधिकारी जो होता था, यानी जो सैनिकों का प्रबंध देखता था उसको अंतपाल कहते थे। और साथ में जो पैदल सेना थी उसका भी ध्यान कौन है, अंतपाल रखता था, ठीक है। और जो सीमांत क्षेत्र थे, सीमांत जो क्षेत्र थे उनकी देखरेख भी अपने अंतपाल के हाथों में हुआ करती थी। और जो मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार में राजदूत बन के आया था मेगास्थनीज, इसकी जो पुस्तिका है इंडिका, उसके अंदर इसने क्या बताया कि मौर्य के पास सेना कितनी थी। तो इसके अनुसार देख लो, मौर्य के पास में 6 लाख तो पैदल सैनिक, 50,000 इन्होंने बता रखे हैं अश्वारोही, यानी 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही यानी घोड़ों के ऊपर जो सैनिक होते हैं वो। 9,000 हाथी थे इनके पास, 800 रथ हुआ करते थे इनके पास। ये इतनी सेना मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर बताता है। ये थी मौर्यों की सैन्य व्यवस्था। अब देखेंगे मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी थी। अब देखेंगे
न्याय व्यवस्था। उच्च अधिकारी कौन होता था इनका? इनका उच्च अधिकारी हुआ करता था सम्राट, यानी जो राजा था वो न्याय व्यवस्था का सबसे उच्च अधिकारी उस समय हुआ करता था। ठीक है। और निचले स्तर पर जो न्यायालय हुआ करते थे, निचले स्तर के जो न्यायालय थे उनके अंदर जो न्याय करते थे वो होते थे अपने ग्रामणी। ग्रामणी नामक जो अधिकारी होता था वो निचले स्तर के न्यायालयों के अंदर न्याय करता था। उसके बाद में देखो ग्रामसक और राजा के अतिरिक्त दो न्यायालय और हुआ करते थे। अब ये दो न्यायालय कौन कौन से थे? देखो पहला तो जो आता है वो आता है धर्मस्थीय। पहला जो आता है वो आता है धर्मस्थीय। ठीक है। तो इसके अंदर जो न्याय करते थे वो कौन करते थे? धर्मशास्त्र में निपुण हुआ करते थे, यानी धर्म के बारे में पूरी जानकारी हुआ करती थी। ठीक है। इसके अंदर 3 धर्मस्थ अधिकारी और व्यावहारिक तीन अमात्य, ये क्या करते थे? धर्म स्तरीय न्यायालयों के अंदर न्याय करते थे। और ये जो थी ये एक हिसाब की दीवानी अदालत थी। ठीक है। धर्म स्तरीय जो थी ये एक प्रकार की दीवानी अदालत थी जिसके अंदर लूटपाट, चोरी, इनके जो थे ये मामले इसके अंदर धर्म स्तरीय न्यायालयों के अंदर लाए जाते थे। ठीक है। साथ में ही और देखो कुवचन, मानहानि, ये भी क्या है? धर्म स्तरीय नामक जो न्यायालय होता था उसके अंदर लाए जाते थे। दूसरा जो न्यायालय आता है वो आता है अपने कंटक शोधन नामक न्यायालय। ठीक है। ये कैसी अदालतें थी? फौजदारी अदालतें हुआ करती थी कंटक शोधन नामक। इसके अंदर जो थे 3 तो प्रदेश और 3 अमात्य मिलकर क्या करते थे? न्याय करते थे कंटक शोधन न्यायालय के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर ये जो करते थे ये राजा और व्यक्ति के मध्य फैसला सुनाते थे। राजा और व्यक्ति के मध्य के अंदर ये क्या करते थे? कंटक शोधन न्यायालय में फैसला सुनाते थे। उसके बाद देखो जो नगर न्यायाधीश जो होता था उसको व्यवहारिक महामातर और जो अपने जनपद का जो न्यायाधीश, जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसको राजुक कहते थे। यानी नगर का जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक महामातर और जो जनपद का न्यायाधीश होता था उसे राजुक बोलते थे। ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको इधर, चाणक्य जो था इसके अनुसार न्याय के कितने
न्याय के 4 भाग थे। चाणक्य के अनुसार न्याय के 4 भाग थे। वो कौन कौन से थे? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये चाणक्य के अनुसार न्याय के 4 भाग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो ये था अपना मौर्य प्रशासन। अब मौर्यों के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो है मौर्य समाज। मौर्यकालीन जो समाज था वो 2 मिनट देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ताकि मौर्य वंश अपने पूरा हो जाए। मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन जो समाज था वो देखो, इनका पता किससे चलता है? देखो, कौटिल्य पुस्तक, अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के जो अभिलेख है उससे अपने को मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। अब कौटिल्य जो है, इसने जो उस समय का जो समाज है उसको क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। किसने? कौटिल्य ने। और इसने क्या है, 4 वर्ण के अंदर क्या है, व्यवसाय को निर्धारित किया है। ठीक है। इनके अलावा इसने क्या, कुछ जातियां भी क्या है, निर्धारित की है। ठीक है, जिनके अंदर जैसे देखो, निषाद, पार्श्व, रथाकार, छाता, वेदेहक, सूत और चांडाल। इन सारी जातियों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर किया था। अब उसके बाद देखो, जो अपने मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक आती है, मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक आती है, इसने क्या है, इसके अंदर दार्शनिक, किसान जो है, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, हस्तशिल्पी, सैनिक, शिक्षक, सभासद और अन्य जो शासक वर्ग है, ये इसने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर बताया। किसने? मेगस्थनीज ने। और उसके बाद में मौर्य काल के अंदर जो स्त्रियों की स्थिति है, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, परंतु स्मृति काल जो था उससे कुछ ठीक थी।
और साथ में ही स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की छूट दी। तो ये था मौर्यकालीन समाज। तो आज अपना जो टॉपिक था मौर्य वंश पूरा करना, वो अपना मौर्य वंश जो है वो पूरा हो चुका है। अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा शुंग वंश और जो सातवाहन वंश है। ये दो वंश हम एक साथ में अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। दूसरा, जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। धन्यवाद।